मेरे ख्याल से ये लास्ट प्रॉब्लम था, दिस वॉज द लास्ट प्रॉब्लम। एक बार क्रॉस वेरीफाई करके बता देना। ये था क्या लास्ट प्रॉब्लम? somebody क्रॉस वेरीफाइज। यही था। सो दिस वॉज द लास्ट प्रॉब्लम, ये हमारा लास्ट सवाल था। तो कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू विद दैट। जो भी क्या था इसके अंदर, लास्ट प्रॉब्लम थी तो कर ही रखा होगा आप सब लोगों ने, यू मस्ट हैव डन दिस। तो उसके आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू विद दिस। देखो अगला सवाल क्या पूछा हुआ है। ये हो गया था हमारा प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम वी हैव डन, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन केस ऑफ द कैश फ्लो मॉनिटरिंग इट इज रिकमेंडेड टू ड्रॉ। तो आज टारगेट है कम से कम 20-25 सवाल करने हैं। विल ट्राई टू गो फॉर एटलीस्ट 20 प्रॉब्लम्स तो करें, 25 हो जाते तो और अच्छी बात है। So in case of cash flow monitoring, so cash flow monitoring, it is recommended to draw cash flow, यानी कैश का इनफ्लो पता चले, आउटफ्लो पता चले। So it is recommended to draw histogram, cumulative diagram, bar chart. So cash flow diagram. चलो, so in case of cash flow monitoring, it is recommended to go for cumulative diagram. अब cumulative diagram हमें क्या बताता है? Cumulative diagram हमें ये बताता है कि टोटल कितने कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। What is the total amount of the cash which is inflowing into the system or the total amount of the cash which is going out from the system। इसका बेनिफिट क्या निकल के आता है? If we draw this cumulative डायग्राम, अगर हम एक क्यूमुलेटिव डायग्राम बनाते हैं, इसका एडवांटेज क्या निकलता है? इसका एडवांटेज ये निकल के आता है कि किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये पता होता है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी नो कि हमारे पास कितना कैश सरप्लस में है या कितना कैश का डेफिसिट है। तो अगर हम ये कैश का फ्लो एनालाइज करें तो वाई एक्सिस पे मैंने कैश दिखा रखा है यानी अमाउंट दिखा रखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या दिखा रखा है, टाइम दिखा रखा है। तो ये कर्व हमें क्या बताती है? ये कर्व हमें वेरिएशन बताती है टोटल कैश का कितना इनफ्लो हो रहा है या टोटल कैश का कितना आउटफ्लो हो रहा है। ऐसा करने से फायदा क्या मिल रहा है या नुकसान क्या हो रहा है? फायदा ये मिल रहा है हमें, बाय डूइंग सो द एडवांटेज व्हिच हैज बीन डिराइव्ड इज at any given point of time we know how much of the surplus of the cash is available, how much of the deficiency of the cash is there। सरप्लस है तो उस कैश को हम और कहीं डाइवर्ट कर सकते हैं, डेफिशिएंसी है तो आपको उस कैश को अरेंज करना पड़ जाएगा, यू टू अरेंज द कैश ताकि आपका प्रोजेक्ट में कोई डिले नहीं आए, so that there is no delay in the project। तो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं क्यूमुलेटिव डायग्राम। तो अगर कैश फ्लो मॉनिटरिंग करनी है तो कैश क्यूमुलेटिव डायग्राम बनाया जाता है उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या है? The total cost of a building is 3 lakh rupees. The depreciated cost of the building after 30 years. The depreciated cost of the building after 30 years. If the lifespan is 90 years, lifespan 90 years है, scrap value है 30,000 will be by declining balance method। तो declining balance method क्या पूछ रहा है ये आपसे? What he is asking the depreciated cost of the building after 30 years। depreciated cost पूछ रहा है आपसे, तो depreciated यानी बुक वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ही इज आस्किंग अबाउट बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 30 years। सो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 30 years विल बी हाउ मच? बुक वैल्यू CI इंटू 1 माइनस एफ डी बी रेस टू द पावर n। इनिशियल कॉस्ट तो हमें पता ही है, सो इनिशियल कॉस्ट दे रखी है आपको 3 लाख। FDB फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, FDB। सो FDB is equal to what? 1 minus CS by CI, salvage value by initial cost, raised to the power 1 by n। n क्या होती है? डिजाइन लाइफ होती है।
So 1 minus salvage value or scrap value is given to you 30,000. Divide by initial cost 3 lakh 50 raised to the power 1 by 90. जरा सॉल्व करके बताओ इसे कितना आ रहा है. तो मेरे ख्याल से 1 by 10 बन गया ये. सो इट इज 1 by 10. तो 4 0 5 0 3 तो कट गया. सो 1 by 10. सो 1 by 10 रेज टू द पावर 1 by 90. जरा निकाल के बताना एफडीबी कितना आ रहा है. व्हाट इज फिक्स्ड डिक्लाइनिंग बैलेंस कमिंग आउट. एफडीबी निकाल के बताइए कितनी आ रही है. व्हाट द एफडीबी कमिंग आउट. 0.97. एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देना. सौरभ बोल रहा है 0.97. अमन बोल रहा है 0.025. अब किसकी बात माने. दो जने सेम आंसर दो. चले फिर आगे. 0.025 सबका ही आ रहा है. 0.025. सो 0.025. सो 0.0252. सो 0.0252 मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं. तो बुक वैल्यू निकाल दी एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स. सो 3 लाख यानी 50 इंटू 1 माइनस 0.0252 रेस टू द पावर 90. जरा सॉल्व करके बताना बुक वैल्यू कितनी आ रही है. व्हाट इज द बुक वैल्यू कमिंग आउट. वन 139,247 नहीं. आ रहा है किसी का रिजल्ट यहां से. सिंप्लीफाई करो इसे. सिंप्लीफाई दिस. अमन कुमार जैन बोल रहे हैं 30166 यानी 3 लाख. सबका ये आ रहा 30166. अरे सॉरी ये 30 है. आफ्टर 30 ईयर्स निकाली बेटा. आफ्टर 90 ईयर्स नहीं निकालनी. आपको बुक वैल्यू निकालनी है 30 ईयर्स के बाद. हाँ तो एन की वैल्यू 30 है. बुक वैल्यू आफ्टर 30 ईयर्स पावर में 30 है. मैंने 90 डाल दिया था. कितना आ रहा है. 139,247. क्रॉस वेरीफाई करना. यही आ रहा है 139,247. 139,247. सो 139,247 द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज बी. सही किया था. सही है. अग्निहोत्री ने सही किया था. सो 139,247. ये एग्जैक्टली क्यों नहीं बराबर आ रहा. क्योंकि आपने जो एफवीडी निकाली होगी द एफडीबी दैट यू हैव कैलकुलेटेड उसमें आगे और भी डेसिमल होंगे. तो हमने 0.02252 पे आगे छोड़ दिया. तो 252 के आगे भी कुछ वैल्यू होगी उसको हमने छोड़ दिया है. दैट इज बीइंग लेफ्ट ऑफ. अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलोगे तो यहाँ पे आंसर भी एग्जैक्ट आ जाएगा. एग्जैक्टली ही आ रहा है. एग्जैक्ट ही आ रहा है. तो ठीक है फिर तो और अच्छी बात है. एग्जैक्ट आ रहा है तो इफ यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर देन इट इज वेल एंड फाइन. तो मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 139,504 के. एग्जैक्ट आ रहा है तो अच्छी बात है. एग्जैक्ट आ रहा है. चलो चलो अच्छी बात है. फिर तो आगे बढ़ते हैं. इफ यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट. मुझे एग्जैक्ट आ गया. चलो अच्छी बात है. चलो आगे बढ़ते हैं. An owner has installed an air conditioner at a cost of rupees 18,000. If the life of the conditioner is 18 years, the coefficient of sinking fund. सवाल पूछ रहा है सिंकिंग फंड फैक्टर बता दो. अच्छा सिंकिंग फंड क्या होता है. सिंकिंग फंड वो फंड होता है जो हर साल हम सेपरेट आउट करके रखते हैं इस तरीके से कि हमारे असेट या हमारा जो इक्विपमेंट है इसकी डिजाइन लाइफ के एंड पे इतनी कॉस्ट हमारे पास इकट्ठी हो जाए जिससे हम नया इक्विपमेंट परचेज कर पाए या नया एसेट परचेज कर पाए. इसको हम सिंकिंग फंड बोलते हैं. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज सिंकिंग फंड. सिंकिंग फंड फैक्टर होता क्या है. सिंकिंग फंड फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ. जिसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के साथ आपको सिंकिंग फंड की वैल्यू मिल जाएगी. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिंकिंग फंड. तो कितनी हमारी सिंकिंग फंड फैक्टर. I upon 1 plus I raised to the power m minus 1.
वैल्यू पुट कर दो। आई मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 0.05, 1 + 0.05, लाइफ कितनी चल रही है इसकी, लाइफ चल रही है 18 - 1, सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। अग्निहोत्री बता रहा है 0.0355, 0.03553 बी आंसर। बाबूलाल भी यही बोल रहा है, अग्निहोत्री भी यही बोल रहा है, दो लोगों का आंसर आ गया, मैंने यही मान लिया। So 0.0355. Two of the individuals are getting the same result. I'm assuming the result to be same. एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना आप, काफी जल्दी आंसर निकाल दिया था इन्होंने। अब देश का भी यही आ रहा है, ठीक है, फिर यही होगा। इफ यू आर ऑल्सो गेटिंग द सेम रिजल्ट देन वेल एंड फाइन, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। सो विल कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज लाइफ ऑफ क्लास 1 टिम्बर। अच्छा, एवरेज लाइफ, अब देखो नोट्स में मिल जाएगा आपको ये सवाल मतलब नोट्स में मिल जाएगा आपको ये टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। मैंने टिम्बर की क्लासिफिकेशन आपको 5 तरीके से बता रखी है। देयर आर 5 मेथड्स बाय विच टिम्बर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इंजीनियरिंग यूज, on the basis of growth, on the basis of modulus of elasticity, on the basis of availability, on the basis of durability। ये जो क्लासिफिकेशन है ड्यूरेबिलिटी के बेस पे, on the basis of the ease of seasoning, ये 5वां तरीका था। तो there are 3 classes of the timber which are being classified on the basis of durability। 3 क्लास हैं जो हमने क्लासिफाई कर रखे हैं ड्यूरेबिलिटी के बेस पे। कैसे? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। दीज आर हाईली ड्यूरेबल ट्रीज, ये हमारे हाईली ड्यूरेबल ट्रीज होते हैं। दीज आर मॉडरेटली ड्यूरेबल, सो मॉडरेट ड्यूरेबल, एंड दीज आर लेस ड्यूरेबल। और ड्यूरेबिलिटी को हमने लिंक कर रखा है किसके साथ? लाइफ स्पैन के साथ। तो अगर लाइफ स्पैन कितनी हो, अगर लाइफ स्पैन हो 120 महीने से ज्यादा, यानी 10 साल से ज्यादा, तो हम बोलते हैं हाईली ड्यूरेबल। अगर लाइफ स्पैन हो हमारी 120 से लेके 60 मंथ, हम बोलते हैं we'll say it is moderately durable, so 120 to 60 month। अगर हम बोले लाइफ स्पैन इज लेस देन 60 मंथ, we'll say it is less durable। तो मैंने तीनों चीजें लिख दी यहाँ पे, I mentioned all 3 bifurcations। अब सवाल ने क्या पूछा हुआ है? क्लास 1 टिम्बर कौन सा है? लाइफ स्पैन कितनी हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 120 मंथ्स। तो 120 महीने यानी 10 साल से ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी मोर देन 10 ईयर्स। क्लियर? मोर देन 120 ईयर, ये कौन है? ईयर, ऊर्जा पटेल ईयर नहीं है, मंथ है। 120 साल पेड़ को जिंदा रख दिया, मंथ है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। हाँ ठीक है, मंथ गलती से लिख दिया होगा उसने, क्यों पीछे पड़ गए हो उसके। अब चलो, a good stone should have water absorption less than 0.4, 0.6, 0.8, 0.9। so good stone should have water absorption less than, ये तो प्रॉपर्टी होती है गुड स्टोन की। तो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन बाय वेट, सो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन बाय वेट, तो जो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन है बाय वेट गुड स्टोन की शुड नॉट एक्सीड व्हाट, शुड नॉट एक्सीड 0.6। So percentage absorption by weight for a good stone must not exceed how much? 0.6। तो standard result है, it's the standard result, so should not exceed 0.6। चलिए आगे बढ़ते हैं। Minimum crushing strength of brick of burnt clay brick, ये तो बता सकते हो डायरेक्टली, स्टैंडर्ड सवाल है। मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बर्न्ड क्ले ब्रिक इज हाउ मच? कम से कम कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए हमारे ब्रिक की? धीरज पाटीदार एब्सोल्युटली करेक्ट, सबसे पहले जवाब दिया 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या बोल सकते हो 3.5 न्यूटन, मैंने आपको न्यूटन में बता रखी होगी, तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। अगर याद है ये चीजें तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टैंडर्ड सवाल आते हैं इसके ऊपर, या यू विल गेट द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑन दैट। सही है, सबको पता है तो ऑलमोस्ट।
और इस पेपर में 2 बार पूछा हुआ है ये सवाल, एक बार भी नहीं। चलो अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ द सीमेंट मोटार यूज्ड फॉर 1 and 2 स्टोरेज स्ट्रक्चर इज, इसका मतलब क्या हुआ, सुपर स्ट्रक्चर। तो सीमेंट मोटार जो आप यूज करोगे फॉर ब्रिक मेसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर 1:2 1:3। सो ब्रिक मोटार यूज्ड, ठीक है, 190 का सी, 190 का सी। सत्य प्रकाश वर्मा, सोच के बताओ। सुपर स्ट्रक्चर है 1:, हाँ, 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग, इट इज 1:3। तो सीमेंट मोटार जो हम यूज करते हैं 1 स्टोरी 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए स्टैंडर्ड यूज करेंगे, हाँ 1:3। सो 1:3 मोटार। इससे रिच मोटार बहुत ही कम जगहों पे यूज होता है, जैसे पेमेंट वर्क या पॉइंटिंग वर्क, उसमें तो 1:1 1:5 का यूज, 1:1.5 का यूज हो जाता है, 1:2 का यूज हो जाता है हमारे पेमेंट वर्क के अंदर। इसके अलावा जितना भी नॉर्मल वर्क है उसमें हमारा 1:3 मोटार यूज होता है। तो सीमेंट मोटार इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंग्रेडिएंट विच इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट इज, वो इंग्रेडिएंट जो इम्पार्ट करता है हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट, हार्डनेस एंड कलर टू द सीमेंट, ये भी स्टैंडर्ड सवाल है, इट इज ऑल्सो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। 1:3 इज यूज फॉर प्लास्टर, हाँ बिल्कुल प्लास्टर के लिए भी यूज कर सकते हो। जो हार्डनेस भी इम्पार्ट करता है कलर भी इम्पार्ट करता है, एल्कली, एल्यूमिना, सल्फर, मैग्नीशिया। सो मैग्नीशिया, तो मैग्नीशिया इम्पार्ट्स व्हाट, मैग्नीशिया इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड कलर। कौन सा कलर इम्पार्ट करता है, इच इम्पार्ट विच कलर, कौन सी इम्पार्ट कलर करता है, येलो टिंज। तो मैग्नीशिया क्या करती है, येलो शेड इम्पार्ट करती है सीमेंट को। सो मैग्नीशिया बिल्कुल सही बात है, येलो। रणधीर भारद्वाज, येलो टिंट, बाबूलाल, सब मतलब सब पढ़ लिया इन्होंने। अब तो सारे सवाल करके आ जाया करो। येलो, येलो बिल्कुल सही बात है। ट्रिकी सिविल, ऊर्जा पटेल, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है। चलो, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, सेम पीछे वाला सवाल आ गया। देखो एक पेपर में 2 सवाल रिपीट कर दिए अलग अलग तरीके से, एक ही पेपर है 2 सवाल सेम पूछे हुए उन्होंने। तो 3.5 MP है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेम प्रॉब्लम, बोनस सवाल था ये तो आपके लिए। Which one of the following is responsible for red color of the brick? देखो ये पूछा हुआ है, पीछे सीमेंट के लिए पूछा हुआ है, रेड कलर ऑफ ब्रिक के लिए पूछा हुआ है, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आयरन ऑक्साइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। किसने बताया, सुमित कुमार ने बताया, कोमल पांडा ने बताया, राकिब, सत्य प्रकाश, बिल्कुल सही बात है। तो आयरन ऑक्साइड क्या करता है, आयरन ऑक्साइड रेडिश कलर देता है किसको, ब्रिक को। इट पास रेडिश कलर, स्ट्रेंथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हार्डनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बोथ, मैग्नीशिया जैसा काम ही करता है। चलो, एनामल पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, ठीक है, एनामल पेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बाय एडिंग, अच्छा, बाय एडिंग डैश टू डैश, ये भी ध्यान रखना है, बाय एडिंग डैश टू डैश। by adding white lead or zinc. So enamel is a type of paint which is prepared by adding white lead or zinc. किसमें ऐड करते हो ये ऐड करते हैं वार्निश के अंदर। अभी पूछा नहीं है, ये हो सकता है आगे पूछ ले आपसे। तो एनामल पेंट को प्रिपेयर करने के लिए लेड और जिंक मिलाई जाती है किसके अंदर, वार्निश के अंदर। इसमें जो जिंक है किसका काम कर जाती है, बेस का काम करती है, इट एक्ट एज अ बेस। तो एनामल के बेस का काम कर रही होती है ये, क्लियर है। चलो, सफिशिएंट जानकारी दे दी आपको। पिगमेंट्स आर एडेड, पेंट की बात कर रहा है, पूरा पेंट करा रखा है, कंप्लीट पेंट आई हैव डिस्कस इन योर, कहाँ करा रखा है, स्पेशल क्लास में करा रखा है मेरे ख्याल से, पूरा पेंट कराया हुआ है स्पेशल क्लास में। पिगमेंट किस लिए ऐड करते हैं, पिगमेंट ऐड करते हैं जो सरफेस पे इरेगुलरिटी होती है उसको हाइड करने के लिए। द पर्पस ऑफ द पिगमेंट इज टू हाइड द सरफेस इम्परफेक्शन। दूसरा ये कलर भी इम्पार्ट करता है। तो क्या दे रखा है आपको, मेक द पेंट थिनर टू गिव द कलर टू द पेंट। तो ये कलर तो देता ही देता है पेंट को, पर इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है जो सरफेस पे इरेगुलरिटी है, यानी जो आप बोल सकते हो उसके ऊपर जो गड्ढे बने हुए हैं उनको फिल करने के लिए यूज करते हैं। तो सरफेस इरेगुलरिटी को फिल करने के लिए हम किसको यूज करते हैं,
पिगमेंट को ऐड करते हैं पेंट के अंदर, इट इज बीइंग एडेड इनटू द पेंट। चलो बढ़िया। आगे, द बेस मटेरियल ऑफ द डिस्टेम्पर। अच्छा देखना, सवाल ये है, ऑप्शंस पेपर में ही ऐसे थे, इन्होंने क्या किसी दूसरे सवाल के ऑप्शन यहाँ पे डाल दिए हैं। किस सवाल के? सवाल ये रखना, द बेस मटेरियल ऑफ द डिस्टेम्पर, ऑप्शन हमारा ये है, ऑप्शन इज दिस। जो बेस मटेरियल होता है डिस्टेम्पर का, ये रहे 4 ऑप्शन इसके, ये है, दीज आर दी 4 ऑप्शंस। बाकी सब कुछ वैसे बता रखा है आपको। डिस्टेम्पर क्या होता है? डिस्टेम्पर इज कंपोज्ड ऑफ द बेस, कैरियर एंड अ कलरिंग पिगमेंट। डिस्टेम्पर में आपको क्या मिलेंगी? 3 चीजें मिलेंगी, बेस मिलेगा, कैरियर मिलेगा और कलरिंग पिगमेंट मिलेगा। बेस किसको यूज करते हैं? चौक को यूज करते हैं। कोई व्हाइट मटेरियल होता है बेस, तो यहाँ पर कौन है? चौक है। और जो कैरियर होता है उसे पानी होता है, द कैरियर इज वाटर। तो डिस्टेम्पर इज कंपोज्ड ऑफ बेस, कैरियर एंड कलरिंग पिगमेंट। बेस इज सम व्हाइटिंग मटेरियल लाइक chalk, देन कैरियर इज यूज्ड एज वाटर, कैरियर को हम पानी की तरह यूज करते हैं। और कलरिंग पिगमेंट तो कोई सा भी डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ब्लू कलर डाल सकते हो, रेड कलर, ग्रीन, जो भी कलर आपको करना है। तो ऑप्शन थोड़े से आगे पीछे हो रखे थे इसमें। चलो हो गया ये। इनर सरफेस पे करते हैं, हाँ इनर सरफेस पे करते हैं। इसका काम होता है स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना। द पर्पस ऑफ द डिस्टेम्पर इज टू प्रोवाइड द स्मूथ सरफेस। तो सरफेस इरेगुलरिटी को फिल करने के लिए हम डिस्टेम्पर कर सकते हैं पेंट की जगह, यूज इन प्लास्टरिंग। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हार्ड वेयरिंग सरफेस कैन बी अचीव्ड बाय। सो हार्ड वेयरिंग सरफेस, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, हार्ड वेयरिंग सरफेस इज अचीव्ड बाय टेरेजो फ्लोरिंग, गार्नोथिक फ्लोरिंग, मोज़ेक फ्लोरिंग, ये भी सारी बता रखी है फ्लोरिंग आपको। दिस फ्लोरिंग इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस्ड बाय अस। तो हार्ड वेयरिंग सरफेस कैसे अचीव किया जाता है? सो हार्ड वेयरिंग सरफेस, हाउ इट इज बीइंग अचीव्ड? तो टेरेजो फ्लोरिंग है। तो दोनों ऑप्शन सही है। देयर आर 2 ऑप्शंस व्हिच आर करेक्ट। ए भी सही है, ट्रेजो फ्लोरिंग भी है और ग्रेनुलोथिक फ्लोरिंग भी है, दोनों ही सही है। मोज़ेक फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग में हार्ड वेयरिंग सरफेस नहीं मिलती हमें, मोज़ेक में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी पिक्चर भी शेयर कर रखी है मैंने सुमित कुमार, इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोर्स देखना, उसमें फ्लोरिंग करा रखी है, उसमें हर एक फ्लोरिंग की पिक्चर भी दिखाई हुई है। सो बोथ आर करेक्ट। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हार्ड वेयरिंग सरफेस ट्रेजो फ्लोरिंग से भी आता है, ग्रेनुलोथिक फ्लोरिंग से भी आता है। तो चाहे ग्रेनुलोथिक फ्लोरिंग दे दो और यू कैन प्रोवाइड टेरेजो फ्लोरिंग, दोनों ही काम कर जाते हैं। अब ये होता क्या है? ग्रेनुलोथिक फ्लोरिंग, टेरेजो तो समझ में आती है। ग्रेनुलोथिक फ्लोरिंग क्या होती है? ग्रेनुलोथिक फ्लोरिंग में कंक्रीट यूज किया जाता है, वी टेक द हेल्प ऑफ द कंक्रीट टॉपिंग। पर कंक्रीट के अंदर जो आपका एग्रीगेट है उसकी क्वालिटी बहुत ही हाई रखी जाती है। उसको किससे बनाया जाता है? ग्रेनाइट से। तो ये कंक्रीट ही है। सो इट इज कंक्रीट in which aggregate used are, in which, इसमें लिख देता हूं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, in which aggregate used are, in which aggregate used are, in which aggregate used are of high quality। जो एग्रीगेट यूज होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं। जैसे एग्जांपल ग्रेनाइट, एग्रीगेट यूज कर सकते हो बेसाल्ट, तो जो स्टोन है वो बता रहा हूं आपको, एग्रीगेट यूज कर सकते हो क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। तो एग्रीगेट हम इसी के यूज करते हैं। तो हार्ड वेयरिंग सरफेस प्रोवाइड करने के लिए कंक्रीटिंग की एक लेयर दी जाती है, अ लेयर ऑफ कंक्रीटिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड, जिसको ग्रेनुलोथिक फिनिश बोला जाता है। फर्क बस इसमें होता है, जो क्वालिटी होती है एग्रीगेट की वो कंपैरेटिवली बेटर होती है। अब वो एग्रीगेट बनाते किससे हैं? एग्रीगेट बनाने के लिए ग्रेनाइट यूज कर सकते हो, बेसाल्ट यूज कर सकते हो, क्वार्ट्ज यूज कर सकते हो, इसमें से कोई सा भी स्टोन यूज हो जाता है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द रिब्ड टाइल्ड फ्लोर? इसमें से कौन सी बात सही नहीं है? लाइट इन वेट सही है, बेटर साउंड प्रूफिंग क्वालिटी सही है, पुअर फायर रेजिस्टेंस गलत है। तो फायर रेजिस्टेंस होती है,
बेटर थर्मल इंसुलेशन सही है, तो डायरेक्टली बता सकते हैं। तो रिब्ड टाइल्ड फ्लोर में सारे एडवांटेज होते हैं। सो hollow ribbed tiled floor has all these advantages. They are light in weight, better soundproof quality, better fire resistance and better thermal insulation. तो बोल रहा है कौन सी बात सही नहीं है, ये वाली बात सही नहीं है, सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, पुअर फायर रेजिस्टेंस है। सी ऑप्शन से इज पुअर फायर रेजिस्टेंस, सो इट हैज बेटर फायर रेजिस्टेंस, इसकी फायर रेजिस्टेंस अच्छी होती है। तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है हमारा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्लाईवुड इज आइडेंटिफाइड बाय, प्लाईवुड को किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? सो प्लाईवुड इज आइडेंटिफाइड बाय, ये तो डायरेक्टली बता सकते हो क्या होता है प्लाईवुड। प्लाई मीन्स व्हाट, लेयर। तो प्लाई का मतलब क्या होता है, लेयर होता है। प्लाईवुड में बोर्ड रखते हैं, तो प्लाईवुड के अंदर बोर्ड रखते हैं। सो प्लाईवुड के अंदर बोर्ड रखे जाते हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से कि जो लेयर्स है वो 90 डिग्री पे हो। इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, थिकनेस से होती है। देयर आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय दी थिकनेस, तो थिकनेस से आइडेंटिफाई किया जाता है इसको। ठीक है, ये तो आसान सवाल है, इसके अंदर ज्यादा कोई मुश्किल सवाल तो है ही नहीं। प्रॉब्लम्स आर कंपैरेटिवली इजियर या, तो सवाल आसान है। अच्छा, इस सवाल के ऑप्शन पीछे वाले सवाल के अंदर है, एक बार पढ़ना सवाल क्या है। It is required to produce a small scale map of an area in a magnetic zone by direct plotting and checking the work in the field itself. So it is required to produce a small scale map of an area in a magnetic zone by directly plotting and checking the work in the field itself. Which one of the following survey will be the most appropriate? अब देखना, plotting and checking the work in the field itself, फील्ड में ही आपने ऑब्जर्वेशन करी और उसको प्लॉट भी कर दिया, तो किससे किया जाता है ये, विच टाइप ऑफ सर्वेइंग इज दिस? ऑप्शन ये है हमारे, दीज आर दी ऑप्शंस। चेन, थियोडोलाइट, प्लेन टेबल, कर्व, कंपास। प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो प्लेन टेबल के अंदर हम ऑब्जर्वेशन और उसकी प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली करवाते हैं, बोथ कैन बी डन साइमल्टेनियसली, तो दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं। चलो चले आगे, शैल वी कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। The technique of plotting all the accessible station with a single setup of the plane table is called. The technique of plotting all the accessible stations with a single setup of the table. एक ही सेटअप किया आपने टेबल का और आपने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, तो एक ही सेटअप है हमारे टेबल की और आपने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, तो इसे क्या बोला जाता है? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? सो दिस इज टर्म्ड एज, ये हमारा पॉइंट है, दिस इज टर्म्ड एज रेडिएशन मेथड। तो ए बी सी, छोटा ए छोटा बी छोटा सी, तो उसको टेक्निकली क्या बोला जाता है? रेडिएशन मेथड। तो इसमें करते क्या, हम टेबल को सेंटर करते हैं, टेबल इज बीइंग सेंटर्ड। टेबल की सेंटरिंग करने के बाद जो भी आपका कंसर्न पॉइंट है उसकी प्लॉटिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में जो स्टाफ रखा जाएगा कंसर्न पॉइंट के ऊपर रखा जाएगा, एलिडेट की मदद से हम क्या करेंगे, उस स्टाफ को बाइसेक्ट करेंगे, टेबल की प्रॉपर ओरिएंटेशन की जाएगी और लाइन बनाई जाएगी अगेंस्ट द फिड्यूशियल एज ऑफ द एलिडेट। जो फिड्यूशियल एज होती है एलिडेट की, उसके लॉन्ग स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यही चीज बाकी दो पॉइंट के लिए करेंगे, द सेम थिंग विल बी डन फॉर द रिमेनिंग टू पॉइंट्स। सारे पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड एनालिसिस, आपको रिक्वायर्ड एनालिसिस मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस को रेडिएशन बोला जाता है, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू।
For hand compaction, the thickness of the layer of concrete is limited to. Sir, please answer. Please answer. बेटा पूरा पेपर डिस्कस करा है. Please see the class in which I have discussed this. Please see the class in which I have discussed this. पूरा पेपर डिस्कस करा रखा है, उसमें आंसर बता रखा है. क्या पूछा हुआ है? चेन इज 30 मीटर की चेन है, फाउंड टू बी 0.1 मीटर शॉर्ट. अच्छा 0.1 मीटर शॉर्ट है, यानी कितना है? 29.9 मीटर की है. इफ द डिस्टेंस मेजर्ड इज रिकॉर्डेड एज 300, तो हम क्या बोलेंगे? कितनी बार चेन यूज करी हमने चेन यूज करी 10 बार. एक्चुअल लेंथ कितनी थी? 29.9. तो आंसर कितना है? सी. आंसर इज व्हाट? सी, 299 मीटर. ये तो डायरेक्टली बता सकते हो. इसका तो कंसेप्ट बता रखा है मैंने. 30 मीटर की चेन है, एक्चुअल में 0.1 मीटर छोटी है. आपने इसको क्या किया? आपने इसको यूज किया और 300 मीटर की डिस्टेंस बता दी. तो आपने कितनी बार यूज किया होगा ताकि 300 मीटर की डिस्टेंस आ गई? तो मैंने बोला 10 बार यूज किया. अब एक्चुअल लंबाई तो कितनी थी? 29.9 थी. तो डायरेक्टली बता दिया. तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया. डायरेक्टली इट कैन बी रिपोर्टेड. इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं कैलकुलेशन की. इसको तो ओरली भी सॉल्व कर सकते थे. दिस कुड बी सॉल्व ओरली. 299 आंसर है. Offsets are lateral measurement made with respect to the main survey line, perpendicular erected from the chain line, taken to avoid unnecessary walking between the station, measurements which are not made at right angles to the chain line. तो ऑफसेट क्या होते हैं? ऑफसेट होती है लेटरल मेजरमेंट. ऑफसेट परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ऑफसेट ओब्लिक भी हो सकती है. तो मेन लाइन से आपने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर दूरी नापी, लेट सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी मेन लाइन है, इससे अगर आपने दूरी नापी मेन लाइन से, अभी ओब्लिक भी हो सकती है और ये राइट एंगल पे भी हो सकती है, इसको ऑफसेट बोला जाता है. दिस इज बीइंग टर्म्ड एज ऑफसेट. तो लेटरल मेजरमेंट होती है, बस इसका ध्यान रखना है. तो ये मेन लाइन है, दिस इज मेन लाइन एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट. दीज आर ऑफसेट. ये हमारे ऑफसेट. सो इट मे बी एट राइट एंगल, इट मे बी एट एनी अदर एंगल, किसी भी एंगल पे हो सकता है. डिटेलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है. एब्सोल्युटली करेक्ट पुष्पेंद्र. ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग के लिए इसको यूज किया जाता है. सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज, फोर बियरिंग बना के दिखा देता हूं, बाकी आप तो समझदार हो, डायरेक्टली निकाल लोगे. साउथ, फिर ईस्ट, 49 डिग्री ईस्ट ये है. तो 49 डिग्री 52 मिनट्स ईस्ट. तो ये साउथ है, ये ईस्ट है. ठीक है. बैक बेयरिंग पूछ रहा है आपसे, तो बताओ भैया बैक बेयरिंग कितनी होगी? 180 डिग्री जोड़ दो उसके अंदर, तो इसमें 180 डिग्री जोड़ दो आप, जितना भी निकल के आ रहा है. इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? ऐड कर दो 180 डिग्री डी से. सो डी, सो नॉर्थ 49 डिग्री 52 मिनट्स वेस्ट. तो ये हमारी क्या है? फुल सर्कल बेयरिंग है. कितनी होगी? 180 माइनस 49.52. ठीक है, ये निकल के आ गया. फिर आपने क्या किया? इसमें से 180 घटा दिया, 180 सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस साइन आ जाएगा. माइनस साइन मतलब ऊपर, नॉर्थ और वेस्ट. तो आंसर इज डी. डायरेक्ट आंसर है. नॉर्थ वेस्ट 49.52. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो एंगल लेस देन 180 ऐड 180. पुष्पेंद्र ने रटा हुआ है इसको, बिल्कुल सही बात है. एब्सोल्युटली करेक्ट. सही है. सर्वे भरी हुई है इसके अंदर अभी. चलिए देखिए क्या पूछा है इस बार. In a parabolic vertical curve, the rising grade is 0.8%, falling grade is
minus 0.7%. The rate of change of grade is 0.05 per chain. The length of the vertical curve. अब लेंथ पूछ रहा है वर्टिकल कर्व की, निकाल सकते हैं. So length of the vertical curve. So 0.8% minus 0.7% डिवाइड बाय 0.05. कितनी वैल्यू आ रही है? ये आ जाएगा हमारा 1.5 डिवाइड बाय 0.05. So 3. So 3.3. So 30 chains. Answer comes out to be. क्वाड्रेंट में 4 बेयरिंग दिया है तो बैक बेयरिंग नॉर्थ साउथ और ऑप्शन हो जाता है. हाँ सही बात है विवेक सिंह, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बोल रहे हो आप. पर मैं ये डायरेक्टली चीज़ें नहीं कर सकता, रीज़न बीइंग मेरे को कंसेप्चुअली बतानी पड़ जाती हैं. मैं ये डायरेक्टली नहीं बता सकता, मेरे को तो कैलकुलेट करके देनी पड़ेंगी. ठीक है, क्या पूछा इस बार? An angle measuring instrument reading up to 1/6 of a degree on a main scale is equipped with a vernier having 19 main scale division divided into 20 parts. The correct least count for the instrument. अच्छा least count पूछ रहा है, वर्नियर है. ये एक बढ़िया सवाल आया है. ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होती है हमारी? व्हाट इज लीस्ट काउंट? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज लीस्ट काउंट? तो सवाल बोल रहा है लीस्ट काउंट बता दो. सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एस बाय एन, यही होती है लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एस बाय एन. एन क्या होता है? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो 20 है. सो दिस इज 20. एस क्या होता है? वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. सो दिस वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल. वन डिवीजन कितना है मेन स्केल का? 1/6 ऑफ द डिग्री. 1/6 ऑफ द डिग्री, तो 1/6 हो गया डिग्री का. तो ये कितना निकल के आ गया? अगर ये डिग्री है डिवाइड बाय 20, इसको मिनट में कन्वर्ट किया, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू मिनट्स. सो इसको कन्वर्ट कर दिया मिनट्स के अंदर. और अगर मिनट्स को कन्वर्ट करें सेकंड्स के अंदर, तो सेकंड्स के अंदर. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो भी कैंसिल आउट हो गया. क्या बच गया? 30. सो 30 सेकंड्स. तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एस बाय एन. अगर कोई बोलेगा तो उसको डिराइव भी करके दे सकता हूँ. सर बीपीएससी एई के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें फॉर टेक्निकल? भाई क्या करवा रहा हूँ मैं, पिछले 15-20 दिनों से यही चीज तो करवा रहा हूँ मैं. क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करवा रहा हूँ, और कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? डिफरेंस ऑफ मेन स्केल टू द वर्नियर स्केल 1 डिवीजन, बिल्कुल सही बात है पुष्पेंद्र, एब्सोल्युटली करेक्ट. बीपीएससी के क्वेश्चन ही तो करा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, और क्या करा रहा हूँ? दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. For a simple circular curve, which one of the following gives the correct relationship between the radius and degree of the curve for 20 मीटर लेंथ? ये तो पहले ही बता रखा मैंने आपको. जो लेंथ है 20 मीटर की है, द लेंथ इज ऑफ 20 मीटर. क्या पूछ रहा है? रेडियस और उसके अंदर रिलेशनशिप पूछ रहा है. तो निकाल सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू व्हाट? डी डिवाइड बाय व्हाट? 20. तो रिलेशनशिप चाहिए आर और डी के अंदर. तो आर और डी में रिलेशनशिप, आर ऊपर गया 360 इंटू 20 डिवाइड बाय 2 पाई, और डी नीचे आ गया. जरा सॉल्व कर लो, इससे कितना आ रहा है? सॉल्व कर लो, इससे कितनी वैल्यू आ रही है? सॉल्व दिस रिलेशनशिप. 1145.9 divided by d. So answer is C. This is the relationship between radius of the curve and degree of the curve. रेडियस और डिग्री में रिलेशनशिप निकल के आती है. ब्लैक पेन यूज करें? लो ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, इसमें क्या है.
चले, चलो आगे बढ़ते हैं। The radius of the curvature of the ideal transition curve should be, the radius of the curvature of the ideal transition curve should be, जो ideal transition curve है इसकी radius क्या होनी चाहिए? Inversely proportional to length, inversely proportional to its, directly proportional to its length, proportional to the vehicle speed, proportional to the super elevation. So proportional to the super elevation, ये क्या है? A, so radius of curvature. अच्छा, रिलेशनशिप क्या होती है? जो लेंथ होती है हमारे कर्व की, द लेंथ ऑफ द कर्व शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. इसने क्या पूछा? रेडियस के बारे में पूछा है. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. सो आंसर इज ए. हमारा बेसिक कंसेप्ट तो क्या बोलता है कि जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए रेडियस के. द लेंथ शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. पर सवाल में रेडियस पूछा हुआ है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. बिल्कुल सही बात है. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या पूछा हुआ है. If the difference of the height between the 2 points is 1 meter, if the difference of the height between the 2 points is 1 meter and the slope distance between them is 100 meter, then the accuracy of the slope correction determination could be 1 by 1 in 1 lakh, provided the heights are measured with an accuracy of. अच्छा, दो चीजों में एक्यूरेसी पूछ ली. एरर, एक्यूरेसी बोल दो, एरर बोल दो, एक ही बात है. ठीक है, ये एक बढ़िया सवाल आया. पहले तो स्लोप करेक्शन ही बताना पड़ेगा आपको. तो स्लोप करेक्शन किसके बराबर होती है? स्लोप करेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? हमारी जो स्लोप करेक्शन है वो किसके बराबर निकल के आती है? ये डिराइव करा रखा है मैंने आपको. आई डिराइव दिस. स्लोप करेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? आई हैव डिराइव दिस. स्लोप करेक्शन किसके बराबर निकल के आती है? तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप, so correction due to slope is equal to minus h square by 2l. h square by 2l, बिल्कुल सही बात है. तो ये हमारी स्लोप करेक्शन है. तो आपको एक्यूरेसी दे रखी है स्लोप करेक्शन की, एक्यूरेसी दे रखी है स्लोप करेक्शन की. सो एक्यूरेसी दे रखी है स्लोप करेक्शन की. तो लॉग ले लिया दोनों तरफ. सो लॉग ले लिया दोनों तरफ. सो दिस विल बी व्हाट? माइनस ln h स्क्वायर बाय 2l. डिफ्रेंशिएट कर दो. तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, इफ आई डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ दी साइड्स, सो डिफरेंशियल ऑफ व्हाट? इफ आई डिफ्रेंशिएट दिस ऑन बोथ दी साइड्स, क्या निकल के आ रही है डिफरेंशियल? सो इफ आई डिफ्रेंशिएट दिस ऑन बोथ दी साइड्स, अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं क्या निकल के आता है? तो डिफरेंशियल निकल के आती है डेल्टा सी एस बाय सी एस. इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो माइनस 2h डेल्टा एच. सो माइनस 2h डेल्टा एच. सो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर. एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, ये रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा. सिंपली क्रॉस वेरीफाई whether you are getting the same result or not. तो एक h तो कैंसिल आउट हो गया. तो डेल्टा सी एस इज इक्वल टू स्लोप करेक्शन. स्लोप करेक्शन की वैल्यू डाल दो इधर. सो -2 माइनस एच स्क्वायर बाय 2l डेल्टा h बाय h. 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, h कैंसिल आउट हुआ. सो डेल्टा सी एस इज इक्वल टू व्हाट? h बाय l डेल्टा h. वैल्यू पुट करना. हाइट कितनी है? 1 मीटर की, और स्लोप डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर का. डेल्टा एच निकाल लो आंसर. सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट. तो आपकी एक्यूरेसी कितनी है? 1 बाय 10⁵. दिस इज इक्वल टू 1 बाय 100 डेल्टा एच. तो व्हाट इज द एक्यूरेसी इन हाइट रिक्वायर्ड? एक्यूरेसी इन हाइट रिक्वायर्ड सिंप्लीफाई करके निकाल लो. सो 100 अपॉन 10⁵, ये हमारा आंसर. तो 100 अपॉन 10⁵. अच्छा, ये आंसर किसमें? 100 अपॉन 10⁵.
दिस रिजल्ट इज इन व्हाट, मीटर। ये मीटर में है, आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपको रिजल्ट बतानी है सेंटीमीटर के अंदर। मीटर को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। न्यूमरेटर में क्या कह रहे हो, न्यूमरेटर में 2i लगेगा। न्यूमरेटर में मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया पुष्पेंद्र, आई हैव डायरेक्टली डिवाइडेड इट। मैंने डिवाइड डायरेक्टली किया हुआ है, कैंसल आउट हो गया वो। न्यूमरेटर में 2l आएगा, कहां पर न्यूमरेटर में 2 आएगा, किधर 2l लगाने के लिए बोल रहे हैं ये, 2l, अच्छा i नहीं है l है, किस तरफ 2l आएगा। अरे बेटा उसको तो डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया ना, उसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया मैंने। हाँ वो कैंसल आउट हो गया सारा कुछ, दैट इज बीइंग कैंसल्ड आउट। हाँ न्यूमरेटर में सारा कैंसल आउट कर दिया वो। न्यूमरेटर में भाई इधर लिखा हुआ है ये 2l कैंसल आउट हो गया, जब इसका डिफरेंशियल लिया मैंने ln 1/2, डिफरेंशियल किया 0। तो आपको स्लोप करेक्शन ध्यान रखनी है और ये बेसिक टेक्निक ध्यान रखनी है डिफरेंशियल निकालने की या एरर निकालने की। दिस बेसिक टेक्निक शुड बी नोन टू यू। तो ये तो कैंसल आउट हो गया ना, अब कैसे कैंसल आउट हुआ, अब आधे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही 2l कहाँ गया, उनके लिए मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। मैंने सोचा डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ये मैंने मान लिया था। अच्छा 0.1 है, सी ऑप्शन आएगा, पहले तो ऑप्शन सही करो, ए ऑप्शन आएगा। अच्छा इसको एक्सपेंड करके दे देता हूं मैं आपको, माइनस ln h स्क्वायर, फिर माइनस ln 2 माइनस ln l, सो ln cs इज इक्वल टू माइनस ln, अब डिफरेंशियल कर दो उसको, नाउ डिफरेंशिएट। तो अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ln 2 का डिफरेंशियल 0 और ln l का डिफरेंशियल कितना है, 0 है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, दैट विल गेट कैंसल आउट। तो मैंने 2l को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया था। तो पहले स्टेप के बाद ये दूसरा स्टेप मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, ln 2 का डिफरेंशियल 0 आएगा, ln l का डिफरेंशियल 0 आएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। फिर आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, स्लोप करेक्शन से, देन यू टू डिवाइड यूजिंग स्लोप करेक्शन, बस ये फर्क पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर इज ए, मैंने सी गलती से मार्क कर दिया था, आंसर इज ए, मैंने सी गलती से मार्क कर दिया था। सो 0.1 सेंटीमीटर, सो इट इज 0.1 सेंटीमीटर। चलो फटाफट करो, 25वां सवाल है आज का, 25th प्रॉब्लम फॉर द डे, आज का टारगेट पूरा। A and B are two transfer stations. A and B are two transfer stations free from local attraction error. If the true bearing of the line is AB is 89 degree, ठीक है, ट्रू बियरिंग 89 डिग्री और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है A का 1 डिग्री वेस्ट। तो ट्रू बियरिंग हमारी लाइन की, ये हमारी लाइन है और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है 1 डिग्री टू द वेस्ट, ठीक है, ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है। तो ये है हमारा ट्रू नॉर्थ, ये है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, ये हमारी ट्रू बेयरिंग है 89 डिग्री और ये मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है 1 डिग्री। मैग्नेटिक बेयरिंग पूछ रहा है लाइन की, सो इज आस्किंग द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन। सो ए बी निकाल सकते हो मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन, बी 88 डिग्री, कौन है 88 डिग्री वाला, नाइन्टी डिग्री धीरज पाटीदार। जरा सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा हुआ है, जरा सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा हुआ है, रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी, अगर मुझे ए बी की मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी है, कितनी निकल के आएगी,
इफ आई हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन, ये कौन है 268, तो गजब है राहुल कुमार। तो मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी कम्स आउट टू बी 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री निकल के आ रही है। सवाल तो बी ए बोल रहा है आपसे, ए बी की निकल के आ रही है 90 डिग्री, सवाल बी ए पूछ रहा है, तो बी ए की बेयरिंग कितनी निकल के आएगी? 270 डिग्री निकल के आएगी। बी ए का पूछा है, ए बी का नहीं पूछा हुआ है। ये कौन है आंसर? बी वाला। तो आंसर इज डी। सो ए बी की मैग्नेटिक बेयरिंग है हमारी 90 डिग्री, सवाल ने पूछा हुआ है बी ए की बताओ कितनी है। सो बी ए इज 270 डिग्री। सो आंसर कम्स आउट टू बी डी। क्लियर है? सो बी ए इज 270 डिग्री। तो प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना वहां पे, ये गलती हो सकती है इसके अंदर। चलिए आज के लिए सफिशिएंट है, हाँ खेल हो गया, बाकी अब कल करते हैं। कल इस पेपर को खत्म कर देंगे। टुमारो विल फिनिश ऑफ दिस पेपर। फिर उसके बाद मैं ईएसी के स्टार्ट कर दूंगा, यूट्यूब पे ईएसी पे, और आपके स्पेशल क्लास पे गेट के, वो तो परसों से स्टार्ट कर दूंगा। दैट आई स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। कल वो सारा क्रिएटिव बना के परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा उसे। चलिए, थैंक यू एवरीवन।